इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम के जरिए हम आप तक अपनी आवाज़ के जरिए हर रोज़ पहुंच रहे हैं और जो वैज्ञानिक तौर पे जानकारियां उपलब्ध कराना आपके लिए ज़रूरी है, वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप तक वो सभी जानकारियां आपकी सेवा में पहुंचाएं जिनको अपना करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और एक लक्ष्य जो स्थापित किया गया है, सोचा गया है कि ये किसी तरीके से आमदनी को दुगना किया जाए। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति की इस कड़ी में आज हम जो जानकारी लेकर के आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, वो जानकारी है नींबू वर्गीय जो बाग जिन भाइयों ने पाल रखे हैं, लगा रखे हैं, तो नींबू वर्गीय बागों की क्या देखभाल होनी चाहिए। ये जो देखभाल की अगर बात आती है तो सब जानते हैं कि देखभाल का मतलब एक आध दिन की देखभाल नहीं है। ये तो जिस दिन हम पौधा लगा लेते हैं उसी दिन से उस पौधे की जो है देखभाल वो दिन रात की देखभाल है, पल पल की देखभाल है। तो जैसे हम नींबू वर्गीय पौधों की बात करें तो नींबू वर्गीय फलों में किन्नू है, नींबू है, माल्टा, संतरा, ग्रेप फ्रूट और मीठा नींबू, ये सारे के सारे नींबू वर्गीय जो फल हैं ये हरियाणा में उगाए जा रहे हैं, बागवान भाई उगा रहे हैं। और इन फलों में भाइयों सब जानते हैं कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है और ये जो विटामिन सी है ये स्कर्वी नामक बीमारी के निदान के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी विटामिन सी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको कि मेडिकल लाइन के जो वैज्ञानिक हैं वो बताते हैं, समझाते हैं। इन फलों पर अलग अलग बीमारियों का प्रकोप होता है जिसकी वजह से फल की पैदावार, फल की गुणवत्ता उस पर असर पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो इन बीमारियों के प्रकोप से कभी कभी आप किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए आज हमने यही सोचा कि क्यों ना आज हर बीमारी के बारे में कि नींबू वर्गीय जो फल हैं, जो बाग हैं, जो पौधे हैं, उनमें क्या क्या रोग लग सकते हैं, क्या क्या बीमारी आ सकती हैं और क्या उनका उपचार किया जाए, पूरे के पूरे साल किस तरीके से हम अपने नींबू वर्गीय जो बाग हैं उनकी संभाल कैसे करें। तो इस चर्चा में आगे बढ़ाते हुए बात को कि ये जो एक रोग लगता है संतरे में और माल्टा में, संतरा और माल्टा के पौधों में रोग लगता है, उसको कहते हैं कोढ़ का रोग या कह लो कैंकर का रोग। इस रोग के प्रकोप से पत्तों, टहनियों और फलों तीनों पे ही गहरे रंग के खुरदरे धब्बे पड़ जाते हैं और जो कागजी नींबू है और जो ग्रेप फ्रूट है उस पे ये बीमारी ज़्यादा आती है, ऐसा भी देखा गया है। दूसरा रोग आता है नींबू वर्गीय पौधों पे टहनी मार रोग। तो इस टहनी मार रोग के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इस रोग में टहनियाँ जो हैं, पौधे की टहनियाँ ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती हैं और कभी कभी बड़ी टहनी भी सूख जाती है, पत्तों पे दाग पड़ जाते हैं और फल और तने भी इस रोग से गल सकते हैं। एक और रोग
नींबू वर्गीय पौधों में जो लगता है और देखने में आया है वो रोग है कि पौधे से गूंद का निकलना। गूंद का निकलना कोई हम सोचते हैं कि पौधा गूंद दे रहा है, ऐसा नहीं है, ये भी एक रोग है। तो इस रोग में ज़मीन के बराबर से तने की छाल गल जाती है, जिससे फिर अंदर की लकड़ी मर जाती है और उसमें से फिर गूंद सा निकलने लगता है। ये इस तरीके का रोग है। ये जो गूंद नहीं निकलता, ये पौधे की जान निकलती है। तो चौथा रोग है इन पौधों में जो लगता है, नींबू वर्गीय पौधों में, वो रोग है कि जस्ते की कमी का रोग। जस्ते की कमी यानी मोर्टल लीफ। इस रोग में पत्ते की नस जो हैं, उन नसों के बीच की जगह सफ़ेद पड़ जाती है और ऊपर से फिर जो पत्ता है वो छोटा रह जाता है। तो इसको कहते हैं मोर्टल लीफ का रोग, कह लो जस्ते की कमी का रोग। एक और रोग लगता है भाइयों नींबू वर्गीय पौधों में, वो है तने का गलना और फल का गलना। तना भी गलने लग जाता है, फल भी गलने लग जाता है। तो इस रोग में क्या होता है कि लक्षण के तौर पे हम बता दें कि पत्ते और टहनी और फल, इन पे बाहर से पीले रंग के गहरे गहरे गोल धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में फिर ये धब्बे ऊपर को उभर करके और खुरदरे और हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। धब्बों के बाहर वाला पीला रंग खत्म हो जाता है और पत्ते और फल की जो सतह है वो कागज की तरह पतली पड़ जाती है। तो इस तरह का रोग है तने के गलने का और फल के गलने का। तो एक लगता है नींबू जाति के पौधों में सूत्रकृमि का रोग। सूत्रकृमि के रोग में क्या होता है, पौधों के पत्ते और पौधों की टहनियाँ ऊपर से सूखने लगती हैं, फिर सूख करके ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है और कमज़ोर पौधों पर छोटे फलों का लगना और फलों का समय से पहले गिर जाना इस रोग के आम लक्षण देखने में आते हैं। कहीं कहते हैं ना भाई कि भाई हमारे तो फल पूरा नहीं बड़ा लगता और फल गिर जाता है, तो ये सूत्रकृमि बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जड़ों की जो आकार है उनमें विकृति आ जाती है और मिट्टी के कणों के अच्छी तरीके से जड़ों से चिपके रहने से मटमैला रंग हो जाता है। ये इस बीमारी का, सूत्रकृमि बीमारी का मुख्य लक्षण है। ज़्यादा जब प्रकोप होता है इस बीमारी का, तो ज़्यादा प्रकोप से जड़ों की खाड़ उतर जाती है और काले मटमैले धब्बे भी जड़ों पर दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये इतनी बीमारियां, 5-6 बीमारियां नींबू जाति के पौधों में लगती हैं आमतौर पे, और इनका जो निदान है, इनका निदान जो हमने एक दिन में नहीं, ये तो पूरे 12 के 12 महीने में ही करना पड़ता है। तब जाके हम पौधे को स्वस्थ रख पाते हैं और स्वस्थ फल लेने की उम्मीद कर पाते हैं। तो अब जैसे बात करें कि दिसंबर के महीने से लेकर और फरवरी के महीने तक क्या करना चाहिए, या हम शुरुआत करें अभी से कि नवंबर के महीने में क्या करना चाहिए। नवंबर के महीने में हमने करना चाहिए 500 ग्राम दवाई लेवें प्लांटामाइसिन और 2 ग्राम दवाई लेवें 2 ग्राम दवाई ले लें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये 2 दवाई आपस में मिला लें और इस दवाई का फिर हमने क्या करना, छिड़काव करना। तो छिड़काव हमने जो है इसका करेंगे तो फिर ये जो जितनी बीमारियां हमने जिक्र करा उनसे हम काफ़ी हद तक अपने पौधों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद फिर आज दिसंबर से के महीने से लेकर और फरवरी के महीने तक, इसमें क्या है कि जो पौध गलन या गूंद निकलने वाले जो भाग हैं पौधे के, अगर हैं तो उनको कुरेद के साफ़ करना चाहिए। फिर उन जो साफ़ करा और भाग है उस पर बोर्डो पेस्ट लगाना चाहिए। फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा बोर्डो पेस्ट लगाना चाहिए ताकि पौधे की तने की रक्षा हो सके। और दिसंबर और फरवरी के महीने में पौधों की काट छांट करके 0.3% का घोल, यानी 3 ग्राम 1 लीटर पानी, 3 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी, ये दवाई ले लें
कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। या फिर दूसरी दवाई हम ले सकते हैं 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लें, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लें और 500 लीटर पानी में घोल बना करके और इसका हम पौधों पे छिड़काव करें। पहला छिड़काव हमने जैसे दिसंबर में कर दिया, तो फिर दूसरा छिड़काव हमने इसका फरवरी में करना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये छिड़काव करके और अपने पौधों की रक्षा कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर जो है ना, अब आगे जैसे मान लिया फरवरी से फिर आप अप्रैल मई में पहुंच गए। अप्रैल मई में भी हमने जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवाई का 0.3% का जो छिड़काव है वो करना चाहिए। और उसके बाद जो जस्ते की कमी को रोकने के लिए पौधों में 3 किलो जिंक सल्फेट और 1.5 किलो बुझा हुआ चूना और 500 लीटर पानी, इस तरीके से हमने घोल बना करके अपने पौधों पे छिड़काव करना चाहिए। जुलाई के महीने में बरसात जब पहली आवे, जुलाई के महीने में जब बरसात पहली आवे तो उसके तुरंत बाद हमने 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल का जो छिड़काव है वो अपने पौधों पे करना चाहिए। महीने बच गए अगस्त का, सितंबर का और अक्टूबर का। तो संतरे और माल्टे के कोढ़ की रोकथाम के लिए जिन दिनों में पानी ना बरसता हो उन दिनों में 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना चाहिए। और छिड़काव किस तरीके से करना चाहिए, जैसे हम अभी पहले बता के आए हैं। जहाँ तक बात है सूत्रकृमि के बचाव की, कि सूत्रकृमि का रोकथाम कैसे होनी चाहिए, तो फ्यूराडान दवाई आती है, फ्यूराडान 3G, जिसको आप कार्बोफ्यूरान भी कहते हैं। तो इसके दाने 13 ग्राम दाने प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधों के तनों के आसपास में 9 वर्ग मीटर तक 117 ग्राम प्रति पौधे की दर से अच्छी तरीके से पहले तो हमने माटी में मिलानी चाहिए ये कार्बोफ्यूरान, और फिर हमने पूरा अच्छी तरीके से पौधे को पानी देना चाहिए। ख्याल इस बात का रखना है भाइयों कि जो दवाई का इस्तेमाल है वो पौधे में फूल आने से पहले करना है, बाद में नहीं। इसी तरह दूसरा इलाज ये भी हो सकता है कि आप नीम की खड़ी ले लें 1 किलो नीम की खड़ी प्रति पौधा और कार्बोफ्यूरान 3G के दाने 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधे के तने के आसपास 9 मीटर के क्षेत्र में अच्छी तरह से मिला दें और तुरंत पानी दे दें। ध्यान उसी बात का रखना कि दवाई का इस्तेमाल फूल आने से पहले करना चाहिए। तो ये थी हमारी चर्चा नींबू वर्गीय पौधों की देखभाल के बारे में। लक्ष्मी जल्दी आ। आई, रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर, बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है। अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है।
अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्गनिर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तोड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। तो भाइयों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कल के मौसम के बारे में बता दें। कल मौसम में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और बरसात वगैरह होने की कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक बात है कल के कार्यक्रम के बारे में, तो कल हम कार्यक्रम में जो जानकारी लेकर के हाजिर होंगे वो जानकारी होगी मुर्गियों की देखभाल के बारे में, और दूसरी जानकारी होगी फसलों के समर्थन मूल्य के महत्व के बारे में। आइए अब आपका करा दें मनोरंजन। हमने चुनी है ये रागनी किस्सा ताराचंद से, और मौका उस वक़्त का है कि जब ताराचंद का लड़का, सेठ ताराचंद का लड़का जब ब्याली बहू ने लेकर के चलता है, उस वक़्त के मौके की ये रागनी है। आइए सुनते हैं। ब्याली बहू ने लेके चला जब चलता करया था जहाज झमाझम हो रही पानी पर रे रे ब्याली बहू ने लेके चला रे जब चलता करया था जहाज झमाझम हो रही पानी पर रे 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 रे
दोनों की लगन लगी सही हर में दोनों की लगन लगी सही हर में जैसे समंदर में चंदा खिला सब हूरे मानती लाज रूप का किसा चोरे सेठानी पर रे 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 दोनों की नजर मिले थी ऐसे और दोनों बात करने लगे ऐसे रे दोनों बात करने लगे ऐसे जैसे अंबर में करके कला झगड़े रहे दो बाज तीसरी एक जाने पिरानी पर रे 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 तो ये थे सतबीर सिंह। किस्सा था सेठ ताराचंद का। भाइयों, एक और विषय पे आपको जानकारी दे दें, और वो विषय है मत्स्य संपदा योजना। ये मत्स्य संपदा योजना क्या है और किसके लिए है? नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि जो मछली पालन के उद्योग में जो भी इंसान जुड़ा हुआ है, मछली पालक भाई, उससे जुड़े हुए मछुआरे या और जितनी संस्थाएं, उन सब के लिए ये योजना बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि मछलियों के रिटेल आउटलेट को लेकर एक वर्तमान रूपरेखा इस योजना के अंतर्गत तैयार होएगी, और इस योजना का जो एक उद्देश्य ये होगा कि स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और समान रूप से मत्स्य पालन की जो क्षमता है उसको दुगना कराया जाए। मछली की उत्पादकता में सुधार हो, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण का एक लक्ष्य बनाया गया है सरकार के द्वारा। इसको हर हाल में हासिल करना है, और रेंजर्स को बेहतर लागत देने के लिए और उनके वेतन को दुगना करने में भी इस योजना से मदद मिलेगी। ये भी मकसद इस योजना का रखा गया है। और सरकार के द्वारा जारी करी गई मत्स्य संपदा योजना बागवानी की जो वस्तुएं हैं उनकी विशाल बर्बादी को रोकने में भी मदद होगी, ऐसा भी उद्देश्य इस योजना का रखा गया है। और इस योजना से जो मछली पालक भाई हैं वो ही नहीं, उनके साथ साथ मछुआरों के लिए भी सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करने की एक सोच के साथ ये योजना बनाई गई है। इस योजना में कितना पैसा खर्च होगा और कब कब होगा, इस योजना को हम जो सरकार ने बनाया है वो 2020-21 से और 2024-25 तक के लिए इसको लागू कराया गया है। और इस योजना में केंद्र सरकार ने जो हिस्सा देना है वो 9407 करोड़ रुपए देना है। राज्य सरकार का हिस्सा इसमें 4880 करोड़ का है, और जो लाभार्थी हैं उनका हिस्सा 5763 करोड़ का है। विशाल योजना है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला के जो मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी हैं उनसे
मछली पालक भाई संपर्क करके और इस योजना के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करके और अपना फ़ायदा कमा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो किसान वाणी कार्यक्रम हर रोज़ हम आपकी सेवा में लेकर हाजिर होते हैं। आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ ही रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी गुजारिश आपसे ये भी है कि आप अपने खतों के जरिए अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजें। हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।